विश्राजी सदी वसल्लम रिवॉल्व फ्रॉम द तमिलिसानी तो बोली प्यारे बच्चों, आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से मेरा YouTube चैनल है। ठीक है, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज अ सॉलिड लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ये पेपर का बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन होता है, याद रखें। ये हमेशा पेपर में आता है, आपके सेक्शन सी का ये पार्ट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं CRO या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको आप CRO कहा कहते हैं या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। जरा गौर से देखिएगा, आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। CRO या इसका दूसरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी है। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी इसको आप कह सकते हो या CRO भी कह सकते हो। याद रखें, CRO बेसिकली क्या होता है? CRO is a device which is used to investigate the properties of electron beam। कल अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो कैथोड रे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही थी और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहे थे या मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे थे, एंड वी वर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन बीम। आप उस इलेक्ट्रॉन बीम की बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम या used to investigate the properties of electron beam। इलेक्ट्रॉन बीम की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि the instrument that is used to investigate the properties of electron beam। इलेक्ट्रॉन बीम की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन होगी, 5 और भी कराना, हौसला रखिएगा। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं कि आप किसी भी CRO एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप कोई इनपुट देते हो, जिसको आप क्या करते हो? इनपुट देते हो, और ये आपको उसका आउटपुट तो देता है लेकिन रिपीटेटिव फॉर्म में देता है, विजुअल फॉर्म में देता है। आपने इनपुट इसको दे दिया, ये आपको आउटपुट क्या करता है? विजुअलाइज करके देता है। ठीक है, देखने के काबिल बना के देता है। जो टीवी के ऊपर स्क्रीन आपको नजर आ रही होती है, ये बेसिकली CRO की वजह से नजर आ रही होती है। मॉनिटर की स्क्रीन CRO होती है। आपने देखा जिसमें ECG वाली चीज होती है, इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, क्या करना, वो क्या है? वो CRO होता है बेसिकली। The device which is used to visualize the input wave। जो वेव या इनपुट वोल्टेज आप दे रहे होते हो, ये उसको विजुअलाइज करके आपको देखने के काबिल बना के दिखाता है। तो आप कहेंगे कि ये तो एक डेफिनेशन थी ना, इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि the instrument that is used to give visual form of the input voltage। जो वोल्टेज आप देते हो ये उसको विजुअलाइज करके बताता है या दिखाने के काबिल बनाता है, जिस तरह स्क्रीन नजर आ रही है। ये दूसरी डेफिनेशन। एक और भी बताता हूं। आप कहेंगे इट इज अ डिवाइस which is used to plot, जो कि हम प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं किस चीज को? इनपुट सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल आपने इसको दिया है, ये उसको प्लॉट करके बताता है। प्लॉट करके बताने का मतलब ये है कि उसको अप एंड डाउन, स्ट्रेट, हाँ जी, किसी भी तरह से आपको प्लॉट करके, ग्राफ प्लॉट करके बता सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे द इंस्ट्रूमेंट, ये तीसरी डेफिनेशन। Yes, the instrument that is used to plot the that is used to plot the
इनपुट सिग्नल, ठीक है। ये क्यों यूज करते हैं? ये इनपुट सिग्नल का, हाँ जी, वेव फॉर्म प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक और डेफिनेशन करवाते हैं। आप कहेंगे कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ। ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज होता है ऑफ द गिवन इनपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज है तो ये उसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करके आपको देता है, ठीक है। आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, the instrument that is used to plot the graph of the input सिग्नल, इसको हम क्या कहते हैं? CRO कहते हैं, या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा होता है। जरा गौर से देखिए, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल इज थर्मियोनिक एमिशन। किसके ऊपर ये काम करता है? थर्मियोनिक एमिशन के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। So CRO basically works on which thing? It works on thermionic emission. Thermionic emission के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। It works on thermionic emission. ये thermionic emission के ऊपर काम कर रहा होता है। अब जरा देखते हैं कि इसके बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है। सही है। अब जरा देख लेते हैं जी इसके कंपोनेंट्स या कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो सकती है। इसके कंस्ट्रक्शन में आपके पास तीन चीजें होती हैं। देयर आर थ्री थिंग्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। नंबर 1, पहला है इलेक्ट्रॉन गन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। नंबर 2, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और तीसरा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं? CRO बनाती है। अब ये CRO बेसिकली दिखता किस तरीके से है और फिर ये काम कैसे करता है, चले हम इसको डायग्राम के जरिए A to Z ड्रा करके बताते हैं। जरा गौर से देखिए, आपको मैंने लास्ट टाइम भी इसकी फिजिक्स बताई थी कि आपके पास ये एक फिलामेंट है इस तरीके से, टंगस्टन फिलामेंट आपने लिया हुआ है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ टंगस्टन फिलामेंट, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? वोल्टेज सोर्स के साथ। वोल्टेज सोर्स के साथ आपने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स गुजरना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। सही हो गया। ये आपके पास ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, दिस विल बिकम रेड हॉट। अब इसके रेड हॉट होने की जो फिजिक्स है वो मैंने आपको बताई थी। ये क्या हो रही थी जी? इलेक्ट्रॉन जब इससे गुजर रहे हैं, यहां पर कौन सी फिजिक्स यूज हो रही है? इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ कैथोड। कैथोड की इनडायरेक्ट हीटिंग हो रही है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है? कोलिजन इंक्रीज हो रहा है। कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से ये क्या हो रहा है? ये रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है। जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगा। सही है। स्टार्ट्स इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहते हैं जी? थर्मियोनिक एमिशन।
डिफरेंट चैम्बर से पास करवाना है एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसको मैंने पास करवाना है। सबसे पहले एक चैम्बर से मैं पास करवाऊंगा और इसका नाम क्या होगा, कंट्रोलिंग ग्रिड। इसका क्या नाम होगा, कंट्रोलिंग ग्रिड। इसका क्या नाम होगा, कंट्रोलिंग ग्रिड। ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकल के आ रहा है वही इस तरीके से। जब यहां से पास हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हम इसको मजीद पास करवाएंगे किससे, एक्सेलरेटिंग एनोड से। इसका नाम क्या होगा, एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग एनोड है और इसको हम पास कहां से कराएंगे, एक्सेलरेटिंग एनोड से। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां से मजीद आगे जाएगा, अब इसका नाम हमने शाबाश, इसको अब हम पास कराएंगे फोकसिंग एनोड से। किसे, फोकसिंग एनोड। सही हो गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल के आगे की तरफ जा रही है, अब जरा गौर से देखें इस कंट्रोलिंग ग्रिड का क्या काम था। इसका काम ये था टू कंट्रोल the emission of electrons. याद रखें this grid is highly negative, right? Accelerating anode का क्या काम था, to speed up the ejected electrons. ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसको क्या कर ले, उसको स्पीड अप कर ले। और इसको हमने किससे कनेक्ट किया होता है, पॉजिटिव प्लेट से इसको हमने कनेक्ट किया होता है। फिर है फोकसिंग एनोड। ये हम क्यों यूज करते हैं, टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम, टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ टारगेट। किसी भी टारगेट के ऊपर हिट करवाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। जी यहां तक सही हो गया ना, जरा और से देखिए। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकल के आए हैं, इसको हम दो तरह के प्लेट से पास करवाते हैं। किसे पास करवाते हैं, प्लेट से पास करवाते हैं। एक प्लेट हमने ऐसे रखे होते हैं, ठीक है, और दूसरे प्लेट्स हमने ऐसे रखे होते हैं। सही हो गया। क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों प्लेट्स को हमने ऐसे रखा हुआ है और इन दोनों प्लेट्स को, दो प्लेट्स ऐसे हैं और दो प्लेट्स ऐसे हैं। दो प्लेट्स हमने इस तरीके से रखे हैं और दो प्लेट्स इस तरह से रखे हैं। मतलब ये हमारे पास एक्स प्लेट्स हैं। क्या है जी, दिस इज एक्स प्लेट्स। ये एक्स प्लेट्स है, क्या है, दिस इज एक्स प्लेट्स। और ये क्या है, दिस इज वाई प्लेट्स। सही है, ये हमारे पास वाई प्लेट्स है। ये एक्स प्लेट क्या करता है, दिस कॉजेस डिफ्लेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या करता है, causes deflection in the horizontal direction. Horizontal direction, ये horizontal direction में डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करवाता है या कॉज करवाता है। और ये जो y प्लेट्स है, ये क्या करता है, causes deflection in vertical direction, causes deflection in vertical direction। यहां से ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से आ जाता है और इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब यहां पर हमने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई होती है, इस तरह से हमने यहां पर स्क्रीन लगाई होती है कुछ इस शेप में।
इस तरह से हमने स्क्रीन लगाई होती है। इस तरह से हमने स्क्रीन लगाई हुई है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर आ रहा है, ठीक है, इसको हमने कोड किया होता है किसके साथ? जिंक सल्फाइड के साथ, ZnS के साथ। ये जो पोर्शन है ना, इसको कहा जाता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। एक मिनट, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ये देखें, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन गन। इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन गन। इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ये जो सिस्टम है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या डिफ्लेक्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर हमने कोड किया होता है ZnS को। किसको? ZnS। ZnS is called zinc sulfide fluorescent screen coated with ZnS। इसको हम लोग जिंक सल्फाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिंक सल्फाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिंक सल्फाइड। अब याद रखें कि ये ZnS क्या है? ZnS is a fluorescent salt। स्क्रीन की फिजिक्स सीखें, स्क्रीन की फिजिक्स बुक में नहीं मिलेगी आपको। ZnS क्या है? ये एक फ्लोरेसेंट सॉल्ट है। क्या है ये? फ्लोरेसेंट सॉल्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं और आकर जैसे ही ये जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन के ऊपर हिट करेंगे तो क्या होगा? शाइन प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगी, चमक प्रोड्यूस होगी, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा? वो इस तरह कि इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रहे हैं, these are having high energy। इनकी फिजिक्स ऑफ स्क्रीन बता रहा हूं, गौर से देखें। ये हमारे पास क्या होगा? ये मैं क्या बता रहा हूं? फिजिक्स ऑफ स्क्रीन। मैं आपको फ्लोरेसेंट स्क्रीन की फिजिक्स बता रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं, these are high energy electrons beam। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है और जैसे ही ये आकर फॉर एग्जांपल हिट करते हैं इस तरह से, चलो ये फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आकर हिट कर लेते हैं या इस पॉइंट पे आकर हिट कर लेते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट पे आकर ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से हिट कर लेते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम आकर हिट करते हैं स्क्रीन को, एटम्स या ये जो जिंक सल्फाइड के एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? एटम्स ऑफ ZnS becomes excited। जब वो एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होती है। और आपने पढ़ा है कि when an atom absorb energy the electron goes to what? higher energy shell। सही है। और जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या करता है? लोअर एनर्जी शेल में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। सही हो गया। एक्साइटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद वो क्या करता है? रिलीज करता है रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस विजिबल रेंज में होते हैं। कौन से रेंज में होते हैं? विजिबल रेंज में होते हैं, मतलब आंखों से आप देख सकते हैं। सही है, ठीक है। एंड रिलीजेस रेडिएशंस या इन विजिबल रेंज एंड रिलीजेस रेडिएशन व्हाट? इन विजिबल रेंज। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके पास क्या हो जाता है जी? अरे यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से
स्पार्क्स आ जाते हैं, शाइन सी बन जाती है, चमक सी आ जाती है। क्या बन जाती है? चमक सी बन जाती है, शाइन आ जाता है। और याद रखें इलेक्ट्रॉन्स तो एक पॉइंट पे आकर हिट करते हैं, पिक्चर पूरी स्क्रीन पे कैसे बन जाती है? और से सुनिए, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मैंने समझा दिया है इसी टॉपिक में। आपकी बुक में इस चैप्टर के एंड में जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 3 मैंने टॉपिक के अंदर आज ही अभी मैंने समझा दिया, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है, और से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो तो एक पॉइंट पे आकर हिट करते हैं, पूरे स्क्रीन पे पिक्चर कैसे बन जाती है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे आकर हिट करते हैं, यहां पर कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को रास्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रास्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन hit at one point on the screen, due to which there forms some horizontal lines on the screen. These horizontal lines are called rasters. पूरे स्क्रीन पे इसका काम इमेज को क्या करवाना होता है? स्प्रेड करवाना होता है। क्या करवाना होता है? स्प्रेड करवाना होता है। ऐसे ही आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम hit at one point on screen, but picture forms on the full screen। देखिए पिक्चर पूरे फुल स्क्रीन पे बनती है, but picture forms on full screen, ठीक है, due to some horizontal lines, ठीक है, due to some horizontal lines called rasters। उसको हम लोग rasters कहते हैं, RASTERS। समझा नहीं आपको? अच्छा, अब जरा गौर से देखिए जी, ये तो मैंने आपको ये बताया कि आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन की बेसिक फिजिक्स क्या है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की बेसिक फिजिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन गन की बेसिक फिजिक्स क्या है। सही हो गया। अब ये तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज द फिजिक्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। ये जो पुराने जमाने में आपके हुजरों में और घरों में जो स्क्रीन लगी होती थी, टीवी लगी होती थी, जिसपे हम मैच देखा करते थे, ठीक है, सो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन होती थी, ये उसकी फिजिक्स मैंने बताई है आपको, ये मैंने उसकी फिजिक्स बताई है। लेकिन आजकल आप लोग देखते हैं ये जो कलरफुल टीवीज होते हैं, उसमें क्या होता है? जितने भी कलरफुल टीवीज हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन की बजाय अंदर 3 इलेक्ट्रॉन गन लगे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गन लगे होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन गन। ये जो सारा सिस्टम नजर आ रहा है ना, इस तरह के 3 सिस्टम्स होते हैं। कितने सिस्टम्स होते हैं? 3 सिस्टम्स। पहला सिस्टम जो रेज एमिट करता है वो रेड कलर की होती है। दूसरा सिस्टम जो रेज एमिट करता है वो ग्रीन कलर की होती है। तीसरा सिस्टम जो रेज एमिट करता है वो ब्लू कलर की होती है। रेड, ग्रीन और ब्लू, दीज आर 3 बेसिक कलर्स। जितने भी बाकी कलर्स हैं वो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दीज 3 आर कॉल्ड बेसिक कलर्स। इसको क्या कहा जाता है? बेसिक कलर्स कहा जाता है। बाकी जितने भी कलर्स आप बनाना चाहते हो वो इन 3 कलर्स की रेशो वाइज एडजस्टमेंट से या एडिशन से बन जाती है। कलरफुल टीवी में इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एक नहीं होता, इट इज 3। कितने होते हैं? 3। पहला वाला ग्रीन कलर के रेज एमिट करता है, दूसरा ब्लू और लास्ट वाला रेड। सो ये 3 कलर के इमेजेस बन जाते हैं, मतलब रेज निकल रहे होते हैं, फिर इन रेज को कंबाइन करके स्क्रीन के ऊपर अकॉर्डिंगली आप जो है वो इमेज बनाते हो। क्या करते हो? इसकी अकॉर्डिंगली इमेज बन रहा होता है। सही है, आप लिख लें for colorful TV, an 3 electron guns are used, ठीक है, for colorful TV 3 electron guns are used. First, emit radiations in green color. Second, emit radiations
in blue color or third emit radiations in red color. सही हो गया? तो 3 इलेक्ट्रॉन गन आप बेसिकली यूज करते हैं और वो मल्टी कलर में जो है ना वो इमेजेस जो है वो बना रहे होते हैं। सही है? अच्छा, अब सोचने की बात है, आपने बचपन में बड़े गेम शेम खेले होंगे। हाँ जी, गेम्स जब आप खेलते थे तो मोस्टली क्या होता था उसमें, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, उसमें जब आप गेम खेलते थे आपके पास एक रिमोट टाइप की चीज होती थी। हाँ जी, कभी कभी टीवी का रंग गायब हो जाता था, टीवी का रंग क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। ठीक है, सो बेसिकली आप कोई एक मैग्नेट ले लो, कोई भी एक मैग्नेट ले लो, उसको आप टेलीविजन स्क्रीन के जरा सामने लेकर आए। जैसे ही आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने लेकर आएंगे इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों डिस्टॉर्ट होगी? व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द टेलीविजन स्क्रीन, why the image is distorted on the screen? टीवी के ऊपर स्क्रीन की जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। क्यों? The reason is inside TV the basic mechanism of which is used? CRO is used. Basic mechanism किस चीज का यूज होता है? CRO का यूज होता है। आप जब एक बार मैग्नेट को क्लोज लेकर आते हैं टेलीविजन स्क्रीन के, तो आप इलेक्ट्रॉन बीम जो कि इसके अंदर मौजूद है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन बीम में नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप एक बार मैग्नेट टीवी स्क्रीन के क्लोज लेकर आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? असल में आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं इनको। तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन बीम हमने पढ़ा था बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन बीम को मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाया यस, ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि इट्स द कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव पोल ऑफ द मैग्नेट। सही है? तो आप जब किसी भी टेलीविजन स्क्रीन के क्लोज कोई बार मैग्नेट लेकर आते हो तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है आप उसके पाथ को डिस्टर्ब करवा देते हैं। क्या करते हैं आप उसके पाथ को डिस्टर्ब करवा देते हैं। याद रखें, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर किसी खास पॉइंट पे जाकर हिट करेगी तो इमेज बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर किसी खास पॉइंट पे जब हिट करेगी तो इमेज बनेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर रे जाकर हर जगह पर हिट करेगी, नहीं, ऐसे नहीं होता। हर रे की अपनी एक खास जगह होती है, अपनी एक खास पोजीशन होती है स्क्रीन पे। चिदारे और पॉइंट वाली शक्ल है, हिट शी तो इमेज को जोड़ेगी। समझ आती है? अगर उसके अलावा किसी पॉइंट पे हिट हो तो इमेज सही नहीं बनती। समझ आ रही? आपने देखा होगा मुख्तलिफ टीवीज में पिक्सेल्स होते हैं। हाँ जी, हाई डेफिनेशन टीवी। हाँ जी, समझ आ रही? तो उसमें पिक्चर की फिर क्वालिटीज होती हैं। क्या होती है? पिक्चर की क्वालिटीज होती हैं मुख्तलिफ। आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, 360 जी, हाँ जी, 720 भी होता है, 1080 होता है। वो आजकल तो 4K मेरे ख्याल से चल रहा है। ठीक है, तो मतलब मुख्तलिफ चीजों की भी क्वालिटी होती है। मतलब ये है कि अगर कोई बार मैग्नेट किसी भी उसके क्लोज लाया जाए टेलीविजन स्क्रीन के, तो इमेज विल डिस्टॉर्ट बिकॉज देयर इज द मैकेनिज्म और फिजिक्स ऑफ CRO या थर्मियोनिक एमिशन या CRO is used inside TV, television screen या monitor या whatever. The image is distorted because you are continuously providing the external magnetic field, and this magnetic field will deflect the path of the electron beam. Electron beam के path को deflect कर देगा either up or down whatever, and due to which the electron beam will hit the wrong point on the screen. Electron beam क्या करेगा? It will hit the wrong point on the screen, due to which the image form will be a distorted image. Image कौन सी होगी? Distorted होगी। Yes. सर, अगर मैग्नेट से ये होता है तो फिर टीवी के लाउड स्पीकर में जो मैग्नेट, शाबाश। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि टीवी के लाउड स्पीकर में भी तो मैग्नेट लगा होता है, तो उससे ये क्यों नहीं होता? याद रखें, टीवी के लाउड स्पीकर का मैग्नेट पीछे लगा होता है।
बाहर की तरफ लगा होता है उससे। लाउड स्पीकर मोस्टली हम बाहर रखते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो टीवी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम या सीआरओ का मैकेनिज्म उसको डिस्टर्ब करे। समझ आ रही है? अच्छा, so this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thanks for watching. लास्ट में आपने हमारा चैनल लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना है, आपको उसको शेयर भी करना होगा, ठीक है? आपने अपने सर्कल के अंदर आपने इसको शेयर भी करना है। सही हो गया? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है? और कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो, तो आप बड़ी आसानी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कोई मशवरा हो, कोई सजेशन हो, आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे जाइए, वहां सर्च बार पे टाइप कीजिए शेरोज अब्दुल्ला हायर तवाद होम ट्यूशन सर्विस, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आपने हमारे पेज को रिकमेंड करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने सर्कल के अंदर। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारी पेज मौजूद है, आप टाइप कीजिए शेरोज_अब्दुल्ला, तो हमारी आईडी आ जाएगी। कोई भी मशवरा देना हो, कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, जरूर बताइएगा। फील फ्री टू टॉक टू मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।